नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी मैं करवा रही हूँ। उसके अंदर यूनिट 7 में मॉनेटरी पॉलिसी जो चल रही है आपकी बैंकिंग की, वो मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देती हूँ। पिछला हमने क्या किया था, फिर हम इसको करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को कम या ज़्यादा करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाई जाती है? मॉनेटरी पॉलिसी। और उसको हर 2 महीने के बाद दोबारा से रिवाइज किया जाता है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा डायनामिक होती है, इतनी ज़्यादा मतलब चेंजिंग की इसको ज़रूरत पड़ती है, हर टाइम टू टाइम एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हर 2 महीने के बाद एनालाइज किया जाता है कि क्या ये सही चल रही है, इसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी 2016 के अंदर जो कमेटी बनी थी 2016 में, उससे पहले क्या था, आरबीआई का गवर्नर था, वो ही मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और 3 मेंबर कौन हो गए जी? आरबीआई के अपॉइंट होते हैं। उसमें से एक गवर्नर हो गया और बाकी के 2 मेंबर होते हैं। तो ये 6 के 6 मेंबर अपॉइंट होते हैं और वो क्या बनाते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज होती है टाइम टू टाइम, कम से कम 4 बार साल में और ज़्यादा से ज़्यादा 6 बार रिवाइज की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, उसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं, तो इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर ही पूरी की पूरी मार्केट डिपेंड करती है। कि अगर मान लो मार्केट के अंदर तरलता कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको कम करके मार्केट के अंदर तरलता को बढ़ाया जा सकता है। अगर मार्केट के अंदर तरलता ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के उसको वापस से अपनी तरफ किया जा सकता है। और साथ ही साथ एक और बात बताऊं मैं आपको, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप पीसीएस की, यूपीएससी की, किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये साथ में आपका कॉमर्स के अलावा आपका बाकी हर कंपटीशन टेस्ट के लिए भी ये टॉपिक आपका रेलिवेंट रहेगा। देखिए, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट मैं आपको करवाती जाऊंगी, उससे जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो आपके गलत नहीं होंगे। ध्यान से देखिएगा। बैंक रेट पॉलिसी, बैंक रेट क्या होता है? हम हमेशा कहते हैं कि जो बैंक हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, जो हमारे बैंक हैं वो हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। बैंक ही तो हैं जो हमारी इकोनॉमी को डेवलप करते हैं, क्योंकि बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं। लोन प्रोवाइड करने से हमारी मार्केट के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा ग्रो करती हैं। ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से इनकम, इनकम से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और अगर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो हमारी इकोनॉमी भी डेवलप करेगी। तो बैंकों का इतना बड़ा रोल है। तो अगर बैंक को लोन प्रोवाइड करना है और बैंक ये कह दे कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं कहाँ से लोन प्रोवाइड करूं, तो क्या किया जाए? तो उस टाइम में आरबीआई, सेंट्रल बैंक, जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक, ये ध्यान से देखिएगा। सेंट्रल बैंक कौन होगा जी? आरबीआई। सेंट्रल बैंक जो बाकी के रिलेटेड बैंक्स हैं उनको, व्यापारिक बैंकों को क्या करेगा? लोन प्रोवाइड करेगा। कितने टाइम के लिए? लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम के लिए जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बैंक रेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बैंक रेट को और क्या बोला जाता है? बैंक रेट को और बोला जाता है डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट भी बोला जाता है, डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है। ठीक है। जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को, जब आरबीआई बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है, किसके लिए? कि वो आगे लोन प्रोवाइड करें, लोगों को लोन दें, तब जब बैंक आरबीआई से लोन लेंगे और आगे प्रोवाइड करेंगे लोगों को, तो उस बीच में जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बैंक रेट। जो लोगों को लोन प्रोवाइड होता है ये हमेशा उससे कम होता है।
मान लीजिए अगर मार्केट के अंदर 7% रेट चल रहा है तो ये लगभग कितना होगा, 4% या 5 होगा। उसके बीच का जो गैप है वो बैंकों की इनकम होती है। ठीक है, बात समझ में आई आपको। अब मैं आपको बताऊंगी ओपन मार्केट के बारे में। अब देखिए, अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बैंक रेट का क्या रोल रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये रोल रहेगा, अगर बैंक आरबीआई चाहता है या गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट के अंदर लोन प्रोवाइड किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अभी आप कोरोना काल के अंदर इस पॉलिसी को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि मार्केट बिल्कुल डाउन हो गई, बिल्कुल मार्केट के अंदर कोई बिजनेस नहीं था, कुछ नहीं था, 1.5 महीने तक बिल्कुल डाउन हो गई, चक्का जाम हो गया। तो उस टाइम में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने आरबीआई पॉलिसी को बार बार रिवाइज किया। मई के अंदर पॉलिसी आई, उससे पहले मार्च के अंदर आई थी, अगस्त में भी रिवाइज हुई थी। तो एकदम से रेपो रेट, डिस्काउंट रेट को कम कर दिया। मान लीजिए अगर 5% था तो उन्होंने क्या किया, 4.65 कर दिया, बैंक रेट एकदम से कम कर दिया। जितना ज़्यादा बैंक रेट कम होगा तो बैंकों का जो लोन रेट है वो भी कम हो जाएगा। हाउस लोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज 6.5 से लेकर 7% के बीच में आपको हाउस लोन ईजिली मिल जाएगा। अगर हम एमएसएमई की बात करते हैं, मीडियम एंड स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको लोन अगर प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसकी भी लिमिट काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दी गई है। तो वो सारी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का ही हिस्सा होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया ताकि जो लोग हैं वो लोन लेंगे और अपने बिजनेस को दोबारा से कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, ये होता है बैंक रेट, और मॉनेटरी पॉलिसी से मार्केट के अंदर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब आ गया ओपन मार्केट। ओपन मार्केट जो ऑपरेशन होता है काफी इंपॉर्टेंट है, और ओपन मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार के अंदर मान लीजिए अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आरबीआई को कहती है कि आरबीआई मुझे ना पैसे की जरूरत है, मुझे पैसा ला के दो। तो आरबीआई कहेगा हमेशा ही आपको तो पैसे की जरूरत है, कब पैसे की जरूरत नहीं है ये तो बता दो। तो आप अपनी सिक्योरिटी है जो है ना आपके पास, आप उसको बेच दो। आप अपनी सिक्योरिटी बेचोगे, उससे पैसा आ जाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है मैं अकेली नहीं बेचूंगी इसको, तुम्हारे थ्रू बेचूंगी मैं। तो ठीक है, गवर्नमेंट जब आरबीआई के थ्रू अपनी सिक्योरिटी को ओपन मार्केट में खुले बाजार के अंदर सेल करती है, जब उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, और जब वो मार्केट में दोबारा से पैसा देना चाहती है तो उसको दोबारा से खरीद लेती है, परचेज करती है। सेल और परचेज जब करती है खुले बाजार में गवर्नमेंट, किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू, तो उसको क्या बोला जाता है, खुले बाजार की क्रिया। अब आप कहोगे कि इसका बाजार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बाजार पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर हमारे पास पैसा है तो क्या करेंगे जी, हमारे पास अगर पैसा है तो गवर्नमेंट जब अपनी पॉलिसी को सेल करेगी, अपनी सिक्योरिटी को, हम उसको खरीद लेंगे। तो हमारे पास पैसा तो रहा नहीं, अब हमारे पास कोई परचेजिंग पावर नहीं है। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपया है, मेरी सैलरी बढ़ गई, 1 लाख रुपया आ गया, और मैंने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को परचेज कर लिया 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपया तो मेरे को मिला नहीं, और बदले में मुझे क्या मिल गया, एक कागज मिल गया, एक बॉन्ड मिल गया। अब मैं उस बॉन्ड से क्या मार्केट में कुछ सामान परचेज कर सकती हूँ? नहीं, मैं बस उसको लेके बैठी रहूंगी। हाँ, अभी मुझे तो 5 साल बाद, 6 साल बाद इतना पैसा मिलेगा। तो क्या हुआ, मार्केट के अंदर तरलता कम हो गई। लोग अब सामान खरीद नहीं सकते, लोग सिर्फ सेव कर रहे हैं सिक्योरिटी को। तो जब गवर्नमेंट ने सेल कर दिया, मैंने परचेज कर लिया, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया। गवर्नमेंट को जरूरत थी पैसे की, गवर्नमेंट ने उस पैसे को यूज कर लिया। देखिए, अब उसके बाद जब दोबारा से गवर्नमेंट को पैसा देना है, तरलता बढ़ानी है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी सिक्योरिटी को खरीदना शुरू कर देती है। गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी को खरीदेगी तो मार्केट के अंदर पैसा आ जाएगा, तरलता बढ़ जाएगी, फिर से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। ये होती है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से बाजार के अंदर बिना किसी एक्टिविटी के मार्केट की तरलता को कम और ज्यादा किया जा सकता है। ये कौन सी प्रक्रिया है? ये भी क्वांटिटेटिव मेथड है जिसके अंदर बैंक कंट्रोल करते हैं। अब आप कहोगे कि आरबीआई का क्या रोल है? गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी को डायरेक्ट सेल नहीं करती, वो आरबीआई के थ्रू करती है, इसीलिए आरबीआई का पूरा रोल होता है इसके अंदर। ठीक है,
अब देखिएगा कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट आपको बार बार सुनने को मिलेगा, आपको बार बार जब हम लोग बैंक के मैकेनिज्म पढ़ेंगे या बैंक के बारे में पढ़ेंगे तो CRR को आप बार बार सुनेंगे। तो आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए कि CRR होता क्या है। कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो CRR, देखिए ना, CRR को समझने से पहले आप एक बार NDTL को समझिएगा, फिर आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। NDTL यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। नेट डिमांड टाइम एंड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिमांड, देखिएगा बैंक के अंदर हमेशा ही बैंक क्या, हम दो टाइप में अपनी हर चीज को बांटते हैं। एक हमारी क्या होती है? एसेट होती है, एक हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है बैंक की। बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है, बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है लोगों को, उसके बदले में बैंक को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, इनकम मिलती है। ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट जिससे बदले में इनकम मिले वो क्या है? हमारी एसेट है। तो बैंक अगर लोन प्रोवाइड कर देगा तो बैंकों को क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। बैंकों की इनकम है तो बैंक के लिए क्या हो गई? एसेट हो गई। लेकिन अगर हम बैंक के अंदर कुछ पैसा जमा कराते हैं, मैंने मान लो बैंक के अंदर पैसे जमा करवाए 1 लाख रुपए, तो बैंक की लाइबिलिटी है उस 1 लाख रुपए को मुझे पेमेंट वापस करना। तो जितना भी हम लोग सेव करते हैं, कैसे कैसे? सेविंग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट, हम करंट अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट हम, और क्या करते हैं जी? फिक्स डिपॉजिट, जिसे हम लोग टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, जिसको टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। और एक क्या होता है जी? रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट। सेविंग के अंदर हम लोग सेविंग अकाउंट खोलते हैं, जितना मर्जी पैसा जमा करा सकते हैं बैंक के अंदर, हमारा सेविंग अकाउंट है, हम उसके अंदर जमा करा सकते हैं, ये होता है सेविंग। एक है करंट अकाउंट। सेविंग और करंट अकाउंट कौन से होते हैं? बैंक के लिए डिमांड लाइबिलिटी है। मेरा कोई भरोसा नहीं है, अगर मैंने सेविंग के अंदर 1 लाख रुपया रखा हुआ है तो मैं 3:45 बजे, बैंक का अगर टाइम 4 बजे का है, तो जाके अपना पैसा निकलवा सकती हूँ। तो डिमांड लाइबिलिटी बोला जाएगा कि कभी भी कस्टमर आके डिमांड कर सकता है, तो वो डिमांड लाइबिलिटी है। करंट अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन चलती रहती है। जितने भी जो बिजनेसमैन है करंट अकाउंट किस लिए खोलते हैं? कि एक दिन में कई बार कई हजारों ट्रांजैक्शंस होती हैं, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, और कई बार तो 4 बजे के बाद बैंक जो करंट अकाउंट है उसमें बैलेंस बचता भी नहीं है। तो वो क्या है? डिमांड लाइबिलिटी है। अब बात करेंगे हम लोग फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट के अंदर क्या है? मान लो मैंने 1 साल के लिए पैसा जमा करवाया तो मैं 1 साल के बाद ही जाऊंगी। हाँ, चांसेस बहुत कम होते हैं कि मैं उसको बीच में तुड़वा लूँ, और 7 दिन से पहले तो FD हमारी वो कैश भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये होता है। फिर है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? आवर्ती जमा, जिसको बोलते हैं कि हर महीने या हर 3 महीने के बाद या हर 6 महीने के बाद मैं एक फिक्स अमाउंट अपना जमा करवाऊं और उसको एक निश्चित समय के बाद उसको रिलीज करूं, तो वो क्या हो जाएगा? रेकरिंग डिपॉजिट जिसको बोला जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है? टाइम लाइबिलिटी है। तो बैंक की 2 तरह से लाइबिलिटी हो गई, एक तो हमारी हो गई जी टाइम लाइबिलिटी और एक हो गई हमारी डिमांड लाइबिलिटी। तो एक दिन के अंदर जितनी भी बैंक की नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी होती है, उसका कुछ परसेंट RBI कहता है कि आप मुझे दे दो, आप उसको लोन में यूज नहीं कर सकते। क्यों? देखिए ना, अगर मान लीजिए 100 है, 100 आ गई जी हमारी NDTL कैलकुलेशन करने के बाद, तो अब 100 रुपए का आज के टाइम में बात करें तो बैंक कहता है, RBI कहता है कि अगर 100 रुपए आपके पास हैं तो उसका 3% CRR आप हमें जमा करवा दोगे, उस 3 रुपए को आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो 3 रुपए कहाँ जाएंगे? RBI के पास डेली जाएंगे और वो इकट्ठे होते जाएंगे। ठीक है, ये होता है जी CRR। अब बदले में क्या मिलेगा RBI की तरफ से? अगर मान लीजिए बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, नीरव मोदी जैसा कोई आ जाता है, तो RBI बैंक की मदद करेगा। जो हमारा जो 5 लाख का इंश्योरेंस होता है, हर जो डिपॉजिटर होता है उसका एक जितना भी पैसा जमा है, मान लो मेरा 10 लाख जमा है तो 5 लाख की मेरे को इंश्योरेंस मिलेगा कि 5 लाख तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा।
तो वो जो 5 लाख है जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से पूरा होगा, इसी CRR से, कि जो ये रिजर्व बैंक को रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको बैंक यूज नहीं कर सकता, 97% यूज करेगा। ये होता है CRR। अब मार्केट के अंदर अब क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगर CRR कम है बिल्कुल है। अगर हम 1991 की बात करते हैं तो 1991 में आप यकीन नहीं करेंगे CRR 15% था उस टाइम में। LPG आया, मार्केट के अंदर रिफॉर्म आया, नरसिम्हा कमेटी आई। नरसिम्हा कमेटी ने क्या कहा कि अगर आप बैंकों को डेवलप करना चाहते हो, अगर आप इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हो तो लोगों को लोन प्रोवाइड करो, तरलता बढ़ाओ। मार्केट के अंदर तो परचेजिंग पावर ही नहीं है, तो आप क्या करो, CRR को कम कर दो। सीधा 15% से 7% हो गई थी उस टाइम में, और आज की बात करें तो आज के टाइम में 3% है ये। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर CRR हमारा जितना ज्यादा है तो मार्केट के अंदर तरलता बढ़ेगी या कम होगी। मार्केट के अंदर तरलता कम हो जाएगी अगर CRR ज्यादा है। देखिए एग्जांपल से समझिए, हमारे पास 100 रुपए हैं यूज करने के लिए, 15% CRR बैंक ने को कह दिया कि 15% CRR को करना पड़ेगा, तो आप 85% को यूज कर सकते हो। अगर अब आज की बात करें तो 100 रुपए पे 3% है, तो आप 97 रुपए को यूज कर सकते हो। तो तरलता इसमें बढ़ेगी या इसमें बढ़ेगी, जितना ज्यादा CRR बढ़ता जाएगा तरलता कम होती जाएगी, जितना ज्यादा CRR कम होता जाएगा उतनी ही तरलता, लिक्विडिटी मार्केट के अंदर कम होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी जितना CRR कम होता जाएगा। आपस में इनका जो रिलेशनशिप है वो अपोजिट होता है, वाइस वर्सा जिसको बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग SLR की। RBI कहता है 3% से बात नहीं बनने वाली, तुम फिर गड़बड़ करोगे। क्यों? क्योंकि 97 रुपए आपको मिल गए बैंक को, तो 97 रुपए को फिर से गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी कि 100 रुपए के अंदर 3% अगर CRR है तो 97 रुपए को आप यूज करोगे और आप किसको दे दोगे, ऐसे ही किसी मतलब कि बिना सिक्योरिटी वाले लोन को, या लोन प्रोवाइड कर दोगे जो कि हमारा रीपे नहीं हो पाएगा, फिर से दिक्कत आएगी। तो RBI क्या कहता है, 18% SLR आज के टाइम में। अगर मैं आपको वही 1991 की बात करूं तो SLR हमारा 38.5% था उस टाइम में, 38.5%, यानी कि लगभग 53% तो CRR और SLR हुआ करता था 1991 में, नरसिम्हा कमेटी आने से पहले। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 100 रुपए के ऊपर 3 रुपए तो RBI ले गया, 97 रुपए बच गए। 18 रुपए कह रहे हैं SLR भी देना पड़ेगा, ये भी हम यूज नहीं कर सकते, तो कितने पैसे बच गए, 79। तो बैंक कहता है मैं कमाऊंगा क्या, 79 रुपीज में से मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी तो करने पड़ेंगे, बैंकों के जो और खर्चे हैं, एम्प्लॉइज की सैलरी है, रेंट है, वो मैं कहाँ से दूंगा, मैं तो इसमें से कुछ नहीं कर सकता। तो RBI क्या कहता है, ये 18% है ना, ये आपको देना नहीं है मुझे, आप इसमें कैश रखो, आप बॉन्ड लो, आप गोल्ड लो, आप कहीं भी किसी भी सिक्योरिटी के अंदर यूज कर सकते हो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है उनके अंदर, और उसका जो ब्याज है आप उससे कमा सकते हो। लेकिन आप किसी प्राइवेट कहीं भी किसी कंपनी में उसको इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप किसी को लोन प्रोवाइड नहीं करोगे। ये 18% आपको अलग से रखने पड़ेंगे, जिसे क्या बोला जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। ठीक है, ये होता है ये। अब ये भी बात वही है, जितना ज्यादा ये होगा मार्केट के अंदर तरलता उतनी कम होगी, जितना ये कम होगा मार्केट के अंदर तरलता उतनी ही ज्यादा होगी। अब ये रिसेंटली पहले 18.35% था, अब 18.50 था, और अब 18 हो गया। ये जो नई पॉलिसी आई है उसके अंदर 18% हो गया, यानी आधा % और कम हो गया। CRR भी मेरे ख्याल में 3.5% था, अब 3% हो गया ये भी। तो ये है जी इसका CRR और SLR। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या SLR को बैंकों को RBI के पास जमा कराना पड़ता है या बैंक उसे अपने पास रखता है। SLR हमेशा ही बैंक अपने पास रखेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ जी आप रेपो रेट पे।
रेपो रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रीपरचेज एग्रीमेंट बोला जाता है इसको। वो ध्यान से समझिएगा क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं नेट के अंदर। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, स्टेटमेंट कैसे भी आ जाए आपको दिक्कत नहीं है। देखिएगा ध्यान से, रेपो रेट में क्या बोला जाता है, रीपरचेज एग्रीमेंट। रीपरचेज एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर बैंक आरबीआई से लोन लेता है, कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है और कहता है मुझे पैसे की जरूरत है, आप मुझे दे दो। आरबीआई कहता है पैसे तो मैं दे दूंगा लेकिन बदले में ब्याज लूंगा, ब्याज दे देंगे और आपको सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी। तो बैंक कहता है सिक्योरिटी तो मैं दे दूंगा लेकिन मैं वापस ले लूंगा। अगर कॉमर्शियल बैंक अपनी किसी सिक्योरिटी को दोबारा वापस लेने की कंडीशन पर लोन लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, उस रेट को क्या बोला जाता है, रेपो रेट बोला जाता है। बात समझिएगा ध्यान से, 100 रुपए की सिक्योरिटी बैंक के पास है, बैंक आरबीआई के पास गया, बोला 100 रुपए की सिक्योरिटी तो है लेकिन पैसा नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, तो आप मुझे पैसा दे दो। आरबीआई कहता है पैसा तो दे दूंगा 100 रुपए, लेकिन जब आप इसको वापस छुड़वाने आओगे ना, तो वापस छुड़वाने के लिए आपको 104 रुपए देने पड़ेंगे। ये जो 4 का डिफरेंस है ना, जो 104 रुपए में से 100 रुपए लेस करने के बाद जो 4% बच गया, ये क्या है, रेपो रेट है, रेपो रेट। बात समझ में आई। रीपरचेज यानी अपनी ही सिक्योरिटी जब हम दोबारा से लेने जाएंगे तो हमें अपनी ही सिक्योरिटी को ज्यादा कीमत पर खरीदना पड़ेगा। रीपरचेज ऑफ एग्रीमेंट बोला जाता है जिसको, ठीक है। ये होता है रीपरचेज एग्रीमेंट, जिसको रेपो रेट बोला जाता है। रेपो रेट को रीपरचेज बोला जाता है। कितने दिन के लिए होता है ये रेपो रेट, 1 दिन से लेकर 15 दिन के लिए। अब बात करते हैं कि क्या ये एक्सटेंड भी हो सकता है, बिल्कुल एक्सटेंड हो सकता है। ये 5 बार एक्सटेंड हो सकता है 15-15 दिन के लिए, यानी कि 75 दिन तक पहुंच सकता है। 75 दिन से ज्यादा नहीं, 75 दिन से ज्यादा नहीं। कैसे 75 दिन मतलब 5 बार एक्सटेंड होगा, 15 ये दिन हो गए, 75 प्लस में 15, 90 दिन से ज्यादा नहीं। 90 दिन से ज्यादा होते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बैंक रेट में, जो कि लॉन्ग टर्म का आ गया बैंक रेट। रेपो रेट हमेशा ही बैंक रेट से कम होगा। जैसे आज की बात करें तो मेरे ख्याल में 4.6% है बैंक रेट और 4% है हमारा रेपो रेट। ये चेंज होता रहता है, हो सकता है अगर 2-4 दिन में चेंज हुआ, वैसे पहले तो यही था। देख लीजिएगा, रेट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्योंकि रेट तो हर 2 महीने के बाद चेंज होता रहता है। तो आपका पेपर के टाइम में हो सकता है उस टाइम चेंज हुआ हो, तो इसलिए परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता। सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि जैसे रेपो रेट किससे कम होता है, बैंक रेट से कम होता है, कितने दिन के लिए होता है, 1 दिन से 15 दिन के लिए, कितनी बार एक्सटेंड हो सकता है, 5 बार एक्सटेंड हो सकता है 15-15 दिन के लिए। रीपरचेज एग्रीमेंट किसको बोला जाता है, रेपो रेट को बोला जाता है। रेपो रेट के अंदर क्या कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि अपना एग्रीमेंट दोबारा से, अपनी सिक्योरिटी को दोबारा से खरीदने की कंडीशन पर जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो उसको क्या बोला जाता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट बोला जाता है। ठीक है, अब आ गया जी हमारा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका अपोजिट है। अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है सिक्योरिटी बेस पे तो उसको क्या बोला जाएगा, रेपो रेट। अगर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन दे दें तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे बात समझिएगा ध्यान से, 2 दिन की छुट्टी आ गई, 1 दिन की छुट्टी और भी आ गई, सैटरडे संडे है और मान लो मंडे की भी छुट्टी होगी, 3 दिन। बैंकों के पास पैसा रखा हुआ है, 4 बज चुके हैं, 4 बजने वाले हैं, देखा पैसा तो बहुत पड़ा है, अब क्या करें। आरबीआई को बोला, आरबीआई पैसा है हम देना चाहते हैं आपको, ले लो। आरबीआई कहेगा मैं क्यों ले लूं, बोले ले लो ना, पैसा है 3 दिन के लिए। तो आरबीआई कहता है लोन तो मैं ले लूंगा लेकिन मैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो रेपो रेट से कम दूंगा। मैंने लेते टाइम तो आपसे मान लो 4% लिया था ना, लेकिन मैं देते टाइम हमेशा ही उससे कम दूंगा। तो आज के टाइम में 3.35% है। तो बैंक क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, 3 दिन के लिए तो हमारे पास वैसे भी रखा ही रहेगा, यूज होना नहीं है, कोई बात नहीं, ले लो आप। तो ये होता है जी रिवर्स रेपो रेट।
रिवर्स रेपो रेट हमेशा ही रेपो रेट से कम होगा, रेपो रेट हमेशा ही बैंक रेट से कम होगी। ये कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स हैं इसके, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं। इसकी क्वांटिटेटिव मेथड हैं जिसे हम लोग यूज़ करके बैंकों को, मतलब कि जो मार्केट है उसकी लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी की पूरी जो कंट्रोलिंग है वो आरबीआई के पास है। आरबीआई चाहे तो मार्केट की तरलता को बढ़ा सकती है, आरबीआई चाहे तो मार्केट की तरलता को कम कर सकती है। इकोनॉमी की डेवलपमेंट के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी बहुत बड़ा रोल इसके अंदर अदा करती है, ठीक है, या प्ले करती है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी की जो क्वांटिटेटिव हो गई, क्वालिटेटिव जो मेथड है वो करवाऊंगी मैं आपको। फिर जो बैंकों का मैकेनिज्म है कि बैंक कैसे कैसे चलते हैं, क्या हिस्ट्री है, कैसे कैसे रिफॉर्म हुई, बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, सब करेंगे हम लोग बिल्कुल डिटेल के अंदर, ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बुक के लिए काफ़ी सारे कमेंट आए हुए थे कि मैडम बुक कौन सी लें, तो मैं एक लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। मैंने उसको काफ़ी एनालाइज किया है, वो बुक मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है, मैंने भी उसमें से प्रिपरेशन की थी पहले अपने टाइम में। तो आप अगर करना चाहते हैं तो आप उस लिंक को ओपन कीजिएगा, उसके अंदर काफ़ी सारे सैंपल भी हैं, उस सैंपल को आप चेक कर सकते हैं, बुक ले सकते हैं। आपको अपनी पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी, रजिस्टर करने के बाद वो पूरा का पूरा डिटेल खुल जाएगी उस लिंक के अंदर, तो आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको एनालाइज कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, और मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की बुक्स अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे की तैयारी के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।